अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम सियासी शतरंज में। ख़वातीन और हज़रात, मुल्क की सियासत में बपा तूफान बरकरार है। सबका है एक ही सवाल, इंतखाबात आखिर कब होंगे। सदर रिपब्लिक तारिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत के जरिए इंतखाबात की तजवीज़ तो दी गई, लेकिन उसमें किसी ने घास न डाली। निगरां वजीर आजम ने भी वाजे कर दिया है, बड़ी खबर दे दी उन्होंने कि अगले चंद रोज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द किया जाए। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल की अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज एक इशाइये में चीफ जस्टिस ने हाजरीन को 2007 में होने वाली वकला तहरीक की याद दिलाई और यह भी वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 रोज में ही होने चाहिए। जबकि अदालती कार्रवाई में आज साइफर केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। उधर सियासी शतरंज के दो बड़े खिलाड़ी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आज अपने अहम रहनुमाओं को, जिनमें उनके वजीर, उनके फीले, उनके किले, उनके घोड़े, पूरी शतरंज को जमा करके मुशावरत की। लग ये रहा है कि सियासी धुंध में कमी इलेक्शन की तारीख से ही मुमकिन होगी। दूसरी जानिब आज वजीर आला सिंध ने बड़ा इजलास बुलाया और कच्चे के डाकुओं के लिए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने का भी फैसला सुना दिया है। जिसके बाद मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि आखिर इनको इंटरनेट सर्विस दी क्यों जा रही थी, जबकि सिंध के साबिक आईजी गुलाम सरवर जमाली साहब ने इस बात पर जोर दिया है कि जब तक पुलिस से सियासत खत्म नहीं होगी, जुर्म और मुजरिम इसी तरह बेकाबू रहेंगे। सियासी धुंध के अलावा मुआशी तूफान ने बदस्तूर पाकिस्तानियों को परेशान कर रखा है। एक और बड़ा मुआशी धमाका कल रात मुतवक्के है। जी हां, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 से 20 रुपए तक का इजाफा किया जाएगा, यकीनन बहुत खौफनाक सूरत हाल होगी। यह भी एक हकीकत है कि आज मुल्क में कपास के काश्तकारों को व्हाइट फ्लाई से बचाने के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्प्रे किए गए पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया गया, जिससे साबित हुआ कि कौम को जब जब जरूरत पड़ी है अपनी फौज की, पाक फौज हमेशा अवाम के साथ शाना बशाना नजर आई है। एक बात तो यकीनी है कि जो बिलावल भुट्टो अब कह रहे हैं कि मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए सब सियासी जमातों को मुत्तहद होना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। जो कि तारीख में सिर्फ पीटीआई के खिलाफ हमने देखा कि सियासी कुव्वतें एक हुई हैं, उसके अलावा हमने नहीं देखा। लेकिन पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर हमें अपनी तिजारत और मुआशी मसाइल को हल करना बहुत जरूरी है। अगर बात करें तिजारत की, तो अफगान ट्रांजिट रेट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क में जब भी अमन अमान की सूरत हाल खराब होती है तो उंगलियां अफगानिस्तान की जानिब उठती हैं। सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं कि दहशत गर्दों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अफगानिस्तान से किया जाता है। जब डॉलर का रेट आसमान को छूता है तो भी यही कहा जाता है कि जिम्मेदार अफगानिस्तान है, स्मगलिंग हो रही है डॉलर की। पाकिस्तान अफगानिस्तान से 1965 से मुख्तलिफ तिजारती मुआहदे करता आ रहा है, लेकिन हकीकत यह है, फैक्ट यह है कि इन मुआहदों के जो समरात हैं, जो फायदा पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, वो मुल्क को कभी नहीं मिला। माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह स्मगलिंग है। स्मगलिंग से जुड़े लोग कितने ताकतवर होते हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए एक छोटे से प्यादे की दास्तान आपके सामने मैं रख रहा हूं। एंटी नारकोटिक्स का एक डीएसपी जो 45 मरतबा मुअत्तल हो चुका है, 6 बार बर्खास्त हो चुका है, 13 क्रिमिनल केसेस उसके खिलाफ है, 1994 से दर्ज है उसके खिलाफ ये केसेस, और 5 क्रिमिनल केसेस एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने खुद दर्ज किए हैं। यहां तक कि एक एफआईआर तो एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने उनके खिलाफ दर्ज करवाई है। इन मौसूफ का नाम है मजहर इकबाल साहब, बड़े कमाल के शख्स हैं। सोने पे सुहागा, इस कमाल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ उन्हें लाहौर के सीसीपीओ साहब ने एंटी नारकोटिक्स यूनिट का सरबराह भी मुकर्रर कर दिया था। जब अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मनशियात स्मगल करते हुए ड्रोन्स पकड़े गए, उस वक्त इनका भांडा फूटा और इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ। डीएसपी मजहर इकबाल के पास डीएचए लाहौर में 8 बंगले हैं, मौसूफ 125 कीमती गाड़ियां खरीद चुके हैं, 2 अरब से जायद के इनके असासे हैं। अब अंदाजा करें कि एक डीएसपी जो स्मगलिंग के धंधे से इतना माल बना सकता है, तो बाकी बड़ी मछलियां कितना पैसा बना रही होंगी। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ चीन, भारत, रूस, दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इस वक्त ताल्लुकात बढ़ा रही हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हमारा इस वक्त तुरखम बॉर्डर बंद है, ट्रेड मुतासिर है, हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ वैसे नहीं जैसे होने चाहिए। 70 की दिहाई में सबसे ज्यादा दुनिया में पनाह गुज़ीनों को जो जगह दी गई थी वो पाकिस्तान ने दी थी अफगानी पनाह गुज़ीनों को। लेकिन सैडली मैं बड़ा हैरान होता हूँ ये बात सोच के कि एक पाकिस्तानी जब अमेरिका जाके बच्चा पैदा करता है तो उसको फौरन से डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट दिया जाता है। लेकिन जब ये अफगानी हमारे भाई पाकिस्तान में 70 की दिहाई से बैठे रहे, कितने साल गुजर गए, कितनी उनकी जनरेशंस पैदा हो गई,
उनको आज तक वो शनाख्ती कार्ड की तकलीफ उनकी दूर नहीं। लेकिन आज मेरे पास एक बड़ा कमाल पैनल मौजूद है पाक अफगान ताल्लुकात को डिस्कस करने के लिए। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं उनका तारुफ करवाना चाहूंगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। किसको याद नहीं, जब भी अफगानी उमूर का जिक्र आता है तो उनका नाम दिल में जरूर आता है। उन्होंने बड़ा में बताया है इस बारे में। उनके साहबजादे, उनके बेटे अरशद यूसुफजई साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। थैंक यू सो वेरी मच अरशद। जमील खान साहब साबिक सफीर हैं पाकिस्तान के, फॉरेन रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। जमील खान साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। साथ साथ हमें ज्वाइन किया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, और जब भी इनका नाम सामने आता है इनके वालिद मोहतरम फख्र पाकिस्तान की याद भी ताज़ा हो जाती है, हमीद गुल साहब की। अब्दुल्ला साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगा अरशद यूसुफजई साहब से जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरशद साहब, पहले पार्ट में हम टेररिज्म को डिस्कस करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जब तकरीर करते हैं सिंध के अंदर तो वो कहते हैं कि कच्चे के डाकुओं के पास भी जो जदीद असलहा है वो अफगानिस्तान से आया है जो अमरीकी वहाँ छोड़ गए हैं। फिर वो कहते हैं कि पीटीआई वाले और पुरानी हुकूमतों ने दहशतगर्दी इंपोर्ट की है, वहाँ से दहशतगर्द ला के यहाँ पर बैठाए गए। हम क्यों फंसे रहते हैं, हम क्यों अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात सही नहीं कर पाए, और टेररिज्म के मामले पर हमेशा क्यों हम एक दूसरे को ब्लेम गेम करते हैं? अरशद साहब जी, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जिस तरह आपने इस हवाले से बात की अफ़गानिस्तान की, एक आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि अफ़गान के जितने भी यहाँ पर लोग रेफ्यूजीज़ हैं उनका स्टेटस क्या है पाकिस्तान में। तो देखें, जब स्टेटस उनको नहीं मिल रहा, वो रेफ्यूजीज़ हैं, कुछ बहुत से लोग हैं जिनको कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंटेशन का अभी तक उनको नहीं मिली, ये चीज़ें, और उसके साथ मिलाकर हमारा रवैया, हमारी पुलिस क्या करती हैं, किस तरह उनके लोगों को ट्रीट करते हैं, ये अफ़गानिस्तान में एक किस्म से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत को हवा देती है। और आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है तो छोटी छोटी ख़बरें बहुत जल्द आग की तरह फैलती हैं अफ़गानिस्तान में। उसके बाद अफ़गानिस्तान के लोग इतने ख़ुददार हैं अपने मुल्क के हवाले से, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो जमहूरियत में लोग थे, जो भी हैं, अवाम हो, वो पाकिस्तान के इन कारनामों को देखकर अनफॉर्चुनेटली जो हैं उनको पाकिस्तान से मोहब्बत की बजाय नफ़रत बढ़ती है। हमारी आपका काबुल बहुत आना जाना होता है, तो क्या वो नेगेटिव सेंटिमेंट ताकत पकड़ता जा रहा है? बिल्कुल पकड़ता जा रहा है। और अब तो ये है कि बाज़ औक़ात आप फील करते हैं कि आप ज़ाहिर करना चाहते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं या खामोश रहना पसंद करते हैं। तो अब ये भी हालत हो गई है कि लोग वहाँ पर फिर पसंद नहीं करते कि आप पाकिस्तानी हैं, शक की निगाह से देखते हैं, यही समझते हैं कि आप पाकिस्तान के हैं तो या तो आप एजेंसीज़ के लिए काम करते हैं, या अनफॉर्चुनेटली वो समझते हैं कि आप मुखलिस हैं ही नहीं अफ़गानिस्तान के साथ। यकीनन यकीनन मैं गुफ्तगू बढ़ाऊंगा आगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपकी तरफ लेकर आऊंगा बात को, कि जब भी दहशतगर्दी का कोई भी नाखुशगवार सानिहा होता है हम अफसोस करते हैं, और फिर हम यही देखते हैं कि अफगान सरजमीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। आप सर इस इशू को कैसे देखते हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं तमाम पैनल को मेरा बहुत सलाम। और देखिए, बात सीधी सी है, अरशद साहब ने बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन उसके अंदर एक पहलू जो है वो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि वो लोग जो तमाम पाकिस्तान में रह के, और पाकिस्तानी कौम बिलखसूस जिसने बहुत तवील कुर्बानियाँ दी, पहले सोवियत यूनियन के वक्त में उन्होंने यहाँ हमारी लाशों के जो है वो अंबार लगा दिए पाकिस्तान में, लेकिन इस कौम ने बड़े बहादुराना अंदाज के अंदर वो मुकाबला किया। इस कौम ने उनको अपने दिल में भी जगह दी, अपने घर में भी दी, रिश्तेदारियां भी पैदा की, ताल्लुकात भी पैदा किए, कारोबार भी साथ किए। लेकिन हमने ये देखा, अफसोस की बात है, अभी रहीमुल्लाह साहब मेरे अंकल थे, अल्लाह उनके गरीके रहमत फरमाए, आमीन। बहुत मोहब्बत मेरे साथ। लेकिन क्या रहीमुल्लाह साहब के नाम पे या मेरे वालिद के नाम पे या कोई और ऐसा पाकिस्तान के नाम से कोई ऐसा काम वहाँ किया गया, कोई दुआइया तकरीब ही रखवा ली गई? पाकिस्तान के जो शुहदा, जो पाकिस्तान के जो रूस और अमेरिका की जंग के अंदर पाकिस्तान में शहीद हुए, उनके लिए कुछ किया गया? तो हमारे भी दिल जो है वो कुछ नाराज़ हैं। वो बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी और अपने आप को यूएन के लेवल पे सैंक्शंस तक लगवा ली, लेकिन उन लोगों को जो है कभी पज़ीराई का एक लफ्ज़ अफ़गान हुकूमत से नहीं आ सका। ये एक आलमिया है।
दूसरी तरफ जो है वो मैं ये भी कहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपको एक ख़ास पैराए में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके ताने-बाने जो थे वो अशरफ गनी के दौर में बुन दिए गए थे। आपको याद होगा कि अशरफ गनी से पहले हामिद करज़ई के ज़माने से लेके जो अमर अल्लाह साले और स्तानक रई और दीगर लोग जो थे, या जो शुमाली इत्तेहाद के अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो थे, वो कहाँ इंडिया जाते थे। उनकी एकेडमीज़ में पढ़ते थे, उनके जो अफ़वाज से जो है वो ज़ेर तालीम होते थे, वहाँ से फ़ारिग तहसील होते थे, उनकी सिविल सर्विसेज़ से डॉक्टर, इंजीनियर और दीगर अलूम के अंदर उनको जगह दी जाती थी। हम लोगों को किसी ने क्या मना किया था ये काम करने के लिए? लेकिन क्योंकि हम उस टाइम पे अमेरिका के बहुत ज़ेर असर थे और हम उसको जो है वो नाराज़ नहीं करना चाहते। हत्ता ये कि जब पीटीआई की हुकूमत आई, तो उसमें भी जो 3 अहम इजलास हुए, जिसमें से 2 ओआईसी के इजलास थे, उसके अंदर आपने मकसद तो अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने का था, लेकिन ऐसा कोई अमल जो है वो सामने ना नज़र आया। आपको ये भी याद होना चाहिए, और अरशद साहब और जमील साहब दोनों बहुत साहिब इल्म हैं। उनको ये इल्म है कि 185 वो लोग काम कर रहे थे बाकायदा अर्ग में, जो कि प्रेसिडेंशियल पैलेस है काबुल में। वहाँ जो पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया नेगेटिविटी कैंपेन्स जो है वो लॉन्च की जा रही थी, और वो जो नए तालिब हैं जो कि अभी जिन्होंने अफगानिस्तान के माहौल में आंख खोली और उन्होंने तालिबान को ही अपना सब कुछ जाना, उनको रूस के हवाले से पाकिस्तान के किरदार का वो इल्म नहीं है। तो ये मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब जो दूसरी तरफ है वो है मुआहदे की पासदारी के लिए आप इससे अंदाजा कर लें कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अभी तक जो दोहा मुआहदा था उसकी पासदारी नहीं की गई। अभी मैं एक किसी और निजी टीवी से बात कर रहा था राइट। कि एक बहुत अफसोसनाक अमल है। आपको याद होगा कि जब 90s के अंदर बाकायदा मुजाहिदीन का खाना काबा के अंदर एक मुआहदा हुआ था। उस मुआहदे के अंदर मैं भी शामिल था, क्योंकि मैं उसका विटनेस हूँ। और जब उन्होंने यही कहा था कि हम आपस में जो जंग व जदल है वो बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने वो मुआहदे की पासदारी नहीं की। नतीजा जो भी उसका निकला, लेकिन आज भी दोहा मुज़ाकरात बड़ा वाज़ेह कहते हैं कि आप किसी दहशतगर्द को अपनी ज़मीन के ऊपर पनपने की इजाज़त नहीं देंगे, कोई टेररिस्ट की सेफ हेवन्स जो हैं वो नहीं बनाने देंगे, किसी मुल्क के ऊपर यहाँ से हमला नहीं होने देंगे। लेकिन अफ़सोस कि वो तमाम लोग जो मतलूबा हैं पूरी दुनिया में या राइट। पाकिस्तान, उनको जब मार दिया जाता है तो वो पता चलता है कि वो अफ़गान सरज़मीन से जो है वो वहाँ मरे हैं। तो फिर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो पाकिस्तान के ऊपर, देखें अफ़गानिस्तान मुझे बहुत अज़ीज़ है, अरशद साहब को भी बहुत अज़ीज़ है, क्योंकि हम दोनों के वालिदैन ने बहुत जो है कुर्बानियाँ दी। लेकिन पाकिस्तान से तो मेरा इश्क है। मैं क्या करूँ कि मैं अपनी मोहब्बत और इश्क के अंदर गिरफ़्तार हूँ, और मैं पाकिस्तान के हवाले से कोई भी मनफ़ी रुझान अगर देखूँगा तो मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। कहते हैं सर, ये इश्क नहीं आसान, आग का समंदर है, डूब के जाना है। मैं खूब गुजारिश करूंगा अब जमील साहब से कि जमील साहब, क्या आप इस बात का एतराफ़ करेंगे कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि मुल्क में आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और टेररिज्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफगानिस्तान से किया जा रहा है? सर। अगर इसको बड़े पैराहे में देखा जाए तो ये तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी हमारी जहाँ होनी चाहिए थी, जिस अंदाज में होनी चाहिए थी और जिस बसीरत के साथ होनी चाहिए थी, उस तरह नहीं हुई। जिस तरह अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने फरमाया और आपके रहीम साहब ने फरमाया, अगर हम इसको कोर्स करेक्शन करते रहते फॉरेन पॉलिसी की और उसी हिसाब से अपनी एंगेजमेंट करते रहते और उसी हिसाब से जिस तरह जिनेवा कन्वेंशन 1961 के मुताबिक रिफ्यूजीज को जो मराद मिलनी थी, न उससे ज़्यादा न उससे कम, हम उस वक्त रेफ्यूजीज को अपना भाई समझे और आज भी इनफैक्ट हम अफगानियों को अपना भाई समझते हैं। लेकिन उस वक्त क्योंकि उन पर जिस तरीके की जुल्म और तशद्दुद और बम्बारियां और जिस तरह कत्ल वारत हो रही थी, तो हमारे बिल्कुल घर के दरवाजे खुले हुए थे। हमने अपनी ट्रांसपोर्ट उनके हवाले कर दी, हमने अपने तिजारत उनकी अपना मुल्क पूरा खोल दिया। ईरान में ऐसा नहीं हुआ। ईरान में उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया, जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक रखा गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने क्यों किया ये? क्योंकि ज़ाहिर है हमारे दिल उनके लिए बड़ी मुलायमियत रखते थे। अब इस दिल मुलायमियत को, इन जज्बात को
फॉरेन पॉलिसी के हवाले से किस तरह ट्रांसलेट किया जाता, किस तरह फॉरेन पॉलिसी के मामलात में ढाला जाता कि ये हम अफगानियों को पता पड़ता। दरअसल इसको कहते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी। पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत ये जो सोशल मीडिया की बात हो रही है, ज़राए ब्लाग की बात हो रही है, सेमिनार्स की बात हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है, उनको यूनिवर्सिटी में तालीम देने की बात हो रही है अफगानियों को, ये सारी की सारी एक इंगेजमेंट है, पब्लिक डिप्लोमेसी भी इसमें शामिल है। और साथ साथ जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत इंगेजमेंट थी, चाहे पहले वाली गवर्नमेंट जो थी अफगानिस्तान में या अब तालिबान की गवर्नमेंट है, उससे होनी चाहिए थी, उसमें कमाईगी रह गई, उसमें कमी रह गई। इसमें तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं। जिस तरह हम बहुत सारे मामलात में आप देख लें कि हमारे पड़ोसी ममालिक उन्होंने सारों से अपने रिश्ते इस्तेवार कर लिए, हम वहीं के वहीं बैठे हैं। इंडिया ईरान के साथ भी पिंगे बढ़ाता है और अमेरिका के साथ भी हर एक फ़ायदे ले रहा है। सऊदी अरब के साथ जब उनके ताल्लुकात ईरान से ठीक नहीं थे, उनके इंडिया, तो इसी तरीके से हमें अपने मामलात को दरअसल 360 डिग्री के विजन से फॉरेन पॉलिसी को देखना चाहिए था। मेरी क्रिटिसिज्म यही रहती है अपने साथियों पर कि हमने 360 डिग्री के विजन को उस वक्त भी डेवलप नहीं किया और आज भी नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि आज तो हम उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हम आज हमारे सामने मसाइल के अंबार हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और अपने मुल्क में भी। तो उस अंबार से निपटने के लिए आम हालात से और आम फार्मूले से नहीं हो सकता। गैर मामूली हालात, गैर मामूली फैसले और गैर मामूली तरीक़ाकार के मुतकाज़ी होते हैं और वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। रहा सवाल कि हमारे इस वक्त क्या ताल्लुकात, देखें हमें किसी स्टेज पर भी फॉरेन पॉलिसी में आदमी 2 स्टेप पीछे जाके फिर 4 स्टेप आगे जाने की कोशिश करता है। तो हम अब भी अपने हमारे पास एक सबसे बड़ा खजाना ये है कि हमारे दोनों साइड पर जो ब्रदर्स और जो ब्रादराना जज्बा ट्राइब्स में है, जो लोगों में है, जो सोशल इंटरेक्शन है, हम उसको कैपिटलाइज नहीं करते हैं। हम जब बाड़ लगाते हैं तो बगैर कंसेंट लगा लेते हैं। हम जब कोई ट्रेड को बिल्कुल मुनक़ता करते हैं, 2 दिन के लिए बात बर्दाश्त नहीं होता है और बगैर हम किसी एंगेजमेंट के ये कर लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखा जाए, फिर हमारे पड़ोसियों के साथ हम मिलके हमें चाहिए कि हम वो सॉफ्ट इमेज बरकरार राइट जमील साहब, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, माजरत। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आज दफ्तर खारजा ने भी कह दिया है कि अफगान ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। ऊपर से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है। ट्रेड को तफसीलन डिस्कस करेंगे, तुर्क हम बॉर्डर को डिस्कस करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।